बराबर a इंटू। ओके, अब देखो एक्स बी निकालोगे कैसे, एक्स बी करने के बाद, ठीक है। एक स्लाइड में फॉर्मूला और बता तो रिएक्शन चल नॉट फॉलो। हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज से अपन रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स भी आपके पास होंगे, पूरी एनसीईआरटी भी कवर की जाएगी और जो फॉर्मूला सीट है, जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो भी यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे। तो अपन पहला चैप्टर लेते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे आप मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। पहले देखो एनसीईआरटी के जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है ना, एनसीईआरटी में छिपे हुए पॉइंट्स, उनको भी अपन कवर करते हैं, क्योंकि देखो अब की बार जो नीट का एग्जाम है उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आए हुए हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उन पे भी अपन गौर करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल पॉइंट्स पहले कवर करेंगे, फिर फॉर्मूला देखेंगे और फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। देखो एनसीईआरटी में सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। स्कोप और इंपोर्टेंस बताया है केमिस्ट्री का। उसमें अपन बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको मैंने कवर किया है। पहला उन्होंने बताया कि फर्टिलाइजर के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में पहला फर्टिलाइजर है यूरिया, एक। सेकंड हो गया अमोनियम सल्फेट, जिसे NH4 से आप डिनोट करेंगे। ये देखो इनके जो ऑर्गेनिक में भी आएगा आपके पास यूरिया, इसका ये फॉर्मूला आप यहां से याद कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट, ये देखो अमोनियम सल्फेट NH4 और SO4 हो गया, ठीक है। ये 2 इसकी वैलेंसी को अपन लगा लिए, ठीक है। ये हो गया। थर्ड हो गया आपके पास फर्टिलाइजर सोडियम नाइट्रेट, जिसे NaNO3 से आपने डिनोट कर दिया। ये हो गई फर्टिलाइजर्स की बात। इसके बाद में टॉपिक दिया हुआ है, एक पॉइंट्स है प्रिजर्वेटिव्स का, जो आपका खाना वगैरह है इनको प्रिजर्व करता है। जो अचार है उनको उनमें अपन डालते हैं, ठीक है, पिकल्स में, जिसे आप अचार बोलते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं तो वो प्रिजर्व कर देता है उसको। तो उसका नाम है, कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, जिसका फॉर्मूला ये अपन ने लिख लिया है। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है। ओके, ये बात होगी। अब देखो जो सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर क्या होता है, प्रोपेन-टू-ओल होता है। सैनिटाइजर क्या होता है, प्रोपेन-टू-ओल का जो सॉल्यूशन होता है वही तो सैनिटाइजर है। अगर अपन मेडिसिन की बात करें तो जो मेडिसिन में सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, एक केमिकल है सिस्प्लेटिन, दूसरा है टैक्सोल। इन दोनों का यूज जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें किया जाता है। यहां तक बात क्लियर हुई। दूसरा अपन बात करें, दूसरी मेडिसिन में एक केमिकल हो जाए AZT। एजेटी को अपन फुल फॉर्म लिखें तो इसका होता है एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन ये फुल फॉर्म होगी। इसका यूज अपन एड्स के उपचार में करते हैं। यहां तक मेडिसिन की बात होगी। कुछ इस जो केमिकल्स होते हैं फूड में भी यूज किए जाते हैं। तो यह बात हुई स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, ज्यादातर टीचर्स इनको नहीं पढ़ाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो यहां से भी बन सकते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लियर करोगे। इसके बाद में टॉपिक दे रखा है मेटर का। मेटर क्या है भाई? मेटर है कि जिसके पास मास हो और जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, जिसके पास मास हो और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो। यानी मैटर के लिए अपन ने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब जो भी कुछ स्पेस है वो ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो, तो ये हो गया मैटर। अब मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन अपन करें तो उसे अपन ने बांटा है सॉलिड, लिक्विड और गैस, साथ में प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ये 5 टाइप्स होते हैं मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। अपन जनरली 3 पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन पे आ जाएगा और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है ये लो टेम्परेचर की कंडीशन पे होती है, ये स्टेट, ठीक है। तो अपन जनरली 3 पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मैटर का ये तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसे प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड्स में बांटा गया है। अब देखो एक बात सुनना, सॉलिड के लिए बात सुनो। जो सॉलिड है, सॉलिड में क्या क्या होगा? क्या जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो फिक्स होगा? हाँ, होगा फिक्स। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा? हाँ, वॉल्यूम फिक्स होगा। जो गैस है उसका क्या होगा? वॉल्यूम फिक्स होगा? नहीं, वॉल्यूम फिक्स नहीं हो सकता। क्या सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स होगी? हाँ। लिक्विड की शेप फिक्स होगी? नहीं, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होगी। और जो गैस है उसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा ना ही उसकी शेप फिक्स होगी। तो अपन जनरली बोल सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड की
वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड को यार जैसे वाटर है, उसे गिलास में डालो तो गिलास का शेप ले लेगा, अगर और कुछ बाउल में डालते हैं तो उसका शेप ले लेता है, ठीक है। तो ये बात हो गई उसमें। और गैस की ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है और ना ही इसकी कोई शेप फिक्स होती है। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन अपने कर लिया मैटर का। अब अपन बात करते हैं जो मैटर है उसी का केमिकल क्लासिफिकेशन। वो अपन ने प्योर सब्सटेंस में बांट सकते हैं, इसको एलिमेंट्स के रूप में, कंपाउंड्स के रूप में। देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका केमिकल जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वहां पे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादातर यहां से नहीं बनेगा कि प्योर सब्सटेंस क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनने वाला, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम थोड़े है। स्टेटमेंट बन सकता है कुछ, ठीक है, वो बात ध्यान रखना। प्योर सब्सटेंस, देखो इनका जो प्योर सब्सटेंस है, इनका जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म होगा, पहली बात। और जो ये जो प्योर सब्सटेंस होंगे, इन्हें अपन फिजिकल मेथड या फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अपन सेपरेट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात अपन करें एलिमेंट्स की, तो जो एलिमेंट्स हैं उनमें वन टाइप के एटम या मॉलिक्यूल्स इनमें होते हैं। तो एलिमेंट्स दे हैव वन टाइप एटम एंड मॉलिक्यूल इन इट, ये बात हो गई, ठीक है। और कंपाउंड्स के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। ये तीन अपन ने क्लासिफिकेशन कर लिया इसका केमिकल बेसिस पे। अब बात करें एटम की, वहां पे टॉपिक दे रखा है एटम, मॉलिक्यूल, आयंस के बारे में। तो एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयंस क्या है, इनके बारे में देखते हैं। एटम है स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट जो है इसका अस्तित्व हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे अपन ने लिख लिया एटम के लिए कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैव या विच मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, यानी मे और मे नॉट को आपको ध्यान रखना है, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरी बात मॉलिक्यूल की करें तो ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट डिफरेंस क्या है एटम और मॉलिक्यूल में। एटम का तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट जो मॉलिक्यूल है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मस्ट है, यानी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी इसका अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये मॉलिक्यूल नहीं होगा। मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ओके, एटम का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात अपन मॉलिक्यूल की कर ली है। इसके बाद में आयंस की बात करें तो आयंस कैसे बनेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, किसी स्पीसीज में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, या वो स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तभी तो आयन बनेगा। यानी एक स्पीसीज है, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे सके या वो इलेक्ट्रॉन ले, तभी तो उसमें से आयन बनेगा। अगर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को देती है, तो वो स्पीसीज कैटाइन होगी। ये बात क्लियर हुई, कैटाइन उसे बोलेंगे। दूसरी बात होती है एनाइन, यानी कोई स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो होगी आपकी एनाइन, ठीक है। ये बात हो गया। अब यहां पे आयंस को जैसे अपन डिनोट करें तो मान लो कोई स्पीसीज है, अगर वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो गया कैटाइन। दूसरी बात गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो स्पीसीज नेगेटिव हो जाती है, तो वो होगी एनाइन। ये बात क्लियर यहां तक। दूसरी पॉइंट, एक एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है, आपके पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर जैसे यहाँ पे ये एक्स कोई एलिमेंट है, यहाँ पे ए और जेड अपन ने दो चीजें लिख रखी है। किसी एलिमेंट पे ए ऐसे लिखा हुआ है, जेड ऐसे लिखा हुआ है, यानी जैसे अपन बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसके यहाँ पे 16 और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अब ये 16 क्या है, 8 क्या है, इसके बारे में 8 16 ए, इसे ए से डिनोट किया। ए होता है इसका मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर कैसे निकालेंगे, जो इसमें स्पीसीज है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो मास नंबर होगी। जेड होगा इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने स्पीसीज में इस एक्स में जितने प्रोटॉन्स हैं वो होंगे इसका एटॉमिक नंबर के बराबर। ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अपन मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्टिकल हैं वो मिक्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्सचर बनाते हैं। अब मिक्सचर दो टाइप का हो सकता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ टर्म लिखी हुई है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब यानी होमो यानी सेम,
देखो नाम से ही पता चल रहा है, सेम सेम पार्टिकल्स मिलेंगे ना, तो होमोजीनियस। और डिफरेंट डिफरेंट, हेट्रो 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 मींस डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मिलके मिक्सचर बन रहा है, तो वो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये बात होगी आपकी मिक्सचर की, ठीक है। तो यहां तक नोट करो, आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो सबने नोट कर लिया। अब अपन देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अपन एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे हीलियम लेते हैं। मैंने बताया जो हीलियम है, अपन यहाँ पे हीलियम कंपाउंड लिया अपन ने, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ठीक है। ए और ये जेड, ठीक है। जेड कितना है इसका, 2 है और 4 है ये। तो अब इसके लिए आप ग्राम एटॉमिक मास लिखोगे, तो अब जो 4 लिखोगे ना इसके लिए, वो ग्राम में लिखना है। ये तो हो गया 4 ग्राम। अब रिलेटिव एटॉमिक मास, जो रिलेटिव है उसमें आपको 4 ही लिख देना है। रिलेटिव है, इसकी यूनिट नहीं होगी। अगर अपन एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की बात करें तो ये 4 AMU होगा, 4 AMU या 4U भी लिख सकते हैं इसे। AMU एटॉमिक मास यूनिट, या U से आप जो यूनिफाइड मास है उसे आप यूनिट, इसकी फुल फॉर्म हो गई ये। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, यानी जो जेड है इसका मास नंबर है। ग्राम एटॉमिक मास लिखें तो हीलियम का 4 ग्राम हो गया, जैसे ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 हो गया, और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हो गया 4U, सॉरी 16U, ठीक है। ये बात होगी। उसी प्रकार अपन किसी और के, जैसे लिथियम के लिए, लिथियम का ए होता है 7, तो अपन ग्राम एटॉमिक मास 7G, रिलेटिव एटॉमिक मास 7 और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 7U, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब अपन बात करें एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स भी बताऊंगा आपको। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, इसे आप डिनोट करते हैं Na से। ये बात क्लियर हुई, इसे Na से डिनोट करेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गई आपकी जो एवोगाड्रो नंबर है उसकी वैल्यू, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो कुछ स्टेटमेंट्स बताता हूं आपको। जो ईच एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास है उसमें Na एटम्स होते हैं, यानी मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का 1 मोल लोगे ना, 1 मोल में Na एटम होते हैं। यानी अगर उसका ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर ही तो होगा। यानी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए 16 होगा, 16 ग्राम, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। और 16 ग्राम में 1 मोल होता है ऑक्सीजन में, ठीक है। ये बात क्लियर हुई ना आपको। तो 16 ग्राम हो गया, उसमें Na एटम्स होंगे, ठीक है। यानी 1 मोल में Na एटम्स होते हैं। ये बात क्लियर होगी आपको। यानी ईच एटम ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, या यहाँ पे 1 मोल भी बोल सकते हैं कि 1 मोल हैज Na एटम्स, या ग्राम ईच एटम्स का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो भी Na एटम्स के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट होगी क्लियर। अब बात करें दूसरी कि 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, जो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट है वो 1 AMU होता है। ये बात क्लियर हुई, यानी 1 AMU बराबर 1/Na हो गया। Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर, इसे एवोगाड्रो नंबर को मैं Na से डिनोट किया करूंगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। एक बात याद रखना, जो 1 AMU है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में है। ये ध्यान रखना। किलोग्राम में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पे ग्राम में इसको लिख लिया, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्लियर। आगे बात करें रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये होता है 1/1837, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एब्सोल्यूट मास लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन का, उसे 1 AMU से डिवाइड कर देंगे। अब 1 AMU की वैल्यू क्या होती है मैंने पहले ही बता दिया, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये बात क्लियर हुई। अपन ने वैल्यू निकाली रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये हो गई आपकी 1/1837, ठीक है। यहां पर कैसे निकाला, एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 1 AMU से अपन ने, यहां तक क्लियर हुआ। अब अपन बात करते हैं, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर जो 1 AMU है, 1 AMU अपन ने क्या बोला था, 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास 1 AMU होता है। अगर 1 AMU की डेफिनेशन ही चेंज कर दें, यानी 1/12 की जगह अपन और कुछ लिख दें, 1/x कर दें उसे, भाई अपन ने 1/12 ऑफ कार्बन लिया है का मास, यानी 1/x मास ले लें अपन, ठीक है। तो क्या होगा,
तो वो देखते हैं अपन कि अगर डेफिनेशन अपन ने चेंज कर दें 1 AMU की, यानी माना कि अपन ने 1 AMU की जो डेफिनेशन है 1/x कर दिया, अपन ने 1/x कर दिया, तब आपका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला बनाया हुआ है ए डेस। ए डेस क्या है कि अपन ने जो x वाला चेंज किया है ना, वो वाला रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर a इंटू एक्स बाई 12। जो ये सिंपल a है, ये है रिलेटिव एटॉमिक मास कौन सा? 1/12 ऑफ कार्बन वाला, ठीक है, यानी 1/12 वाला तो ये a है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ए न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास of oxygen if 1 AMU is defined as 1/48 of 1 atom of carbon 12। ये बात हो गई। ये देखो इस फॉर्मूला पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बना हुआ है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना हुआ था, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी अपन क्लियर करने वाले हैं। पहले इसको अपन सोल्व कर लें। देखो फॉर्मूला क्या था, ए डेस बराबर ए इंटू एक्स बाई 12, यही तो था फॉर्मूला आपका। अब देखो यहां पे ए डेस क्या है, ए डेस अपन को निकालना है जो फाइंड न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास, जो न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास है, यानी 1 बाई कितना किया है वो वाला है ये, ठीक है। ए क्या है जो अपन ने दिया हुआ है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो अपन इसके लिए निकाल सकते हैं ए डेस इज इक्वल, ए कितना है यहां पे, जो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है 16, ओके, इनटू एक्स कितना है, देखो 1/x अपन ने 1/x यहां पे 1/x कितना दे रखा है 1/48, देखो क्या दे रहा है 1/x बराबर 1/48 है ना, तो x बराबर कितना हो गया 48 हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। तो यहां पे x कितना हो गया 48/12। अब इसे आप क्रॉस करके निकाल लो, ये हो गया 6 8, ठीक है, 8 हो गया ना यहाँ पे, तो 8s हो गया इसका 64, ओके, 8 इंटू 8 हो जाएगा, फिर ये क्लियर हो गया। ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चन निकालना आ गया क्या भाई? इन क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चन निकालना आ गया हो, ठीक है, तो अपन आगे बढ़े, ठीक है, ओके। अब देखो अब अपन ने क्या किया, 1 AMU की डेफिनेशन चेंज कर दी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें चेंज होगी, वहां से क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। देखो इफेक्ट क्या होगा, अगर डेफिनेशन ऑफ 1 AMU चेंज करते हैं, अपन 1/x करते हैं तो डेफिनेशन चेंज हो गई, डेफिनेशन चेंज होते ही आपका रिलेटिव मास चेंज हो जाएगा। पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें एक स्टेटमेंट था कि कौन सी चेंज होगी, तो रिलेटिव मास है वो चेंज हो जाएगा। और कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं होगी, एब्सोल्यूट मास चेंज नहीं होगा, ग्राम मोलिकुलर मास चेंज नहीं होगा, ग्राम एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, ये रहेंगे नॉट चेंज। तो यहां तक ये बात क्लियर होगी आपको कि 1 AMU की डेफिनेशन चेंज होते ही ये चीजें होगी। पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब अपन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। देखो इसके 3-4 स्टेटमेंट है, फिर इसकी लिमिटेशंस अपन पढ़ने वाले, इसके बाद में अपन जस्ट फॉर्मूला करने वाले हैं। सारे फॉर्मूला बता दूंगा जो एनसीईआरटी में है, पीवाईक्यू आए हुए हैं, और कुछ अपने नए क्रिएशंस। देखो मोलरिटी से मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मुलेटी कैसे निकाल देंगे उसी से ही अपन, ठीक है, जो मोल फ्रैक्शंस है उससे मोलरिटी और मोलेलिटी दोनों कैसे निकाल सकते हैं, W/W से मोलेलिटी कैसे निकाल देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस से, सब कुछ फॉर्मूला से बिल्कुल सिंपल वे में बता दूंगा। फॉर्मूला याद करो, मोल कॉन्सेप्ट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्टाइकोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट अपन देखने वाले हैं, फिर लॉज ऑफ देख लेंगे उसके, ठीक है। पहले आप देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। इसमें क्या बताया हुआ है कि जो कोई मैटर है, इसके 2-3 स्टेटमेंट है वो आप लिख लो चाहे, जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से, ये एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरी इसमें पॉइंट दे रखा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए हैं, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि जो इस कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स है ना, एटम्स उनके कॉम्बिनेशन से बने हुए, यानी जो कंपाउंड है वो किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, किसके कॉम्बिनेशन से, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बने हुए हैं। ये तीसरी स्टेटमेंट। चौथी स्टेटमेंट इसमें दी गई है कि कोई भी एटम है
कोई भी एटम है ना तो उसका आप क्रिएशन कर सकते हैं ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ना तो उसे बना सकते हैं ना उसे बर्बाद कर सकते हैं, ये सीधी सी बात ही होगी, ठीक है। ये हो गया इसका फोर्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट है कि जो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है वो डाल्टन थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये बात होगी। अब अपन देखते हैं इसकी लिमिटेशंस कौन सी है, डीमेरिट्स कौन सी है, ये कब फेल हुआ, किस किस चीजों में जो डाल्टन थ्योरी है एटॉमिक थ्योरी वो फेल हुई। पहली बात कि लिमिटेशन क्या होगी, पहली इसकी लिमिटेशन है कि ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो ये नहीं बता पाई कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एंड और क्या बताया इसने जो एटॉमिक वेट है, कोई एलिमेंट का एटॉमिक वेट है उसके बारे में चर्चा ही नहीं किया और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो नो मेंशन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक जो वेट होगा एलिमेंट्स का उसके बारे में कोई मेंशन नहीं था इस थ्योरी में, ये बात होगी पहली इसकी लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन है कि नॉट एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो रूल है उसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए इसकी ये दो लिमिटेशंस हो गई और ये 5 इसकी जो स्टेटमेंट्स है वो अपन ने एनसीईआरटी बेसिस ये कर लिए हैं, ठीक है। तो यहां तक इसको स्क्रीनशॉट लो या करो, आप नोट करो तो नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में फॉर्मूला चलाएंगे, फिर एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ा के अपन चैप्टर के लॉज वगैरह सब देख के कंबाइन करने वाले हैं इसको, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे, ओके। तो यहां तक करो इसको, ओके कर लिया। देखो अब आ जाते हैं अपन फॉर्मूलाज पे, पहले मोल का फॉर्मूला बेसिक देखेंगे, सारे फॉर्मूले यहां पे कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो मोल का फॉर्मूला अपन देखते हैं, मोल को स्मॉल एन से मैंने डिनोट किया, जो स्मॉल एन है वो हमेशा यहां पे कहीं भी आपको स्मॉल एन मिले ये वाला तो ये होगा मोल, ठीक है। मोल का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपका वेट दे रखा है वेट बटा मोलिकुलर मास, वेट बटा मोलिकुलर मास मोल होगा, या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में Na का, Na जो एवोगैड्रो नंबर है, Na क्या है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वैल्यू होती है Na की। अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखे हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं और एटोमिसिटी दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपस में इंटर रिलेट आप कर सकते हैं। अगर आपको मोल दे रखे हैं और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछे हैं तो आप क्या करोगे, जो मोल्स हैं उसको नंबर ऑफ मोलिक्यूल बटा Na के बराबर कर दो, या वेट दे रखा है मोलिकुलर मास अगर आपको पूछा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दे रखे हैं तो इन दोनों फॉर्मूलों को बराबर कर दो और यहां से आप निकाल लो, ठीक है। इस प्रकार ये करोगे, ये तीन फॉर्मूले तो हर जगह वैलिड होंगे, बट ये जो चौथा फॉर्मूला है वॉल्यूम लीटर में बटा 22.4 ये ओनली गैसियस फेज में लागू होगा। अगर मोल निकालने हैं गैसियस फेज में दे रखा है आपको पास कंपाउंड को, जैसे H2O गैस दे रखा है, लिक्विड की जगह क्या दे रखा है गैस दे रखा है, तब आप वॉल्यूम ले लोगे उसका लीटर में बटा 22.4 करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा इससे मोल, ठीक है। ये बात होगी मोल के फॉर्मूला सारे, सब चीज बता दी मैंने, W क्या है वेट है, mm क्या है मोलिकुलर वेट है, Na क्या है एवोगाड्रो नंबर जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये बात यहां तक हो गई। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, यहां पे प्रेशर, ये मोलिकुलर मास, ये R है इसका गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये होगी आपकी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी PM अपॉन RT, याद रखो PM अपॉन RT, PM अपॉन RT ये डेंसिटी होगी। यहां पे अपन ने बात की जो P है ये प्रेशर है, M है मोलिकुलर मास, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल सबको याद हो गया, चलो ठीक है। अब अपन बात करते हैं मोलिकुलर मास। अगर आपके पास वेपर डेंसिटी दे रखी हो, पहले अपन वेपर डेंसिटी देख लेते हैं, वेपर डेंसिटी क्या है, जिसे VD से अपन ने लिखा है वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, मान लो कोई गैस है उसकी डेंसिटी बटा आपको क्या करना है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन जो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दे रखी है, हाइड्रोजन की डेंसिटी उसका भाग देना है किसमें गैस की डेंसिटी में, तो आपके पास वेपर डेंसिटी निकल आएगी उसकी, ओके। तो जो वेपर डेंसिटी होती है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलिकुलर मास आपके पास आ जाएगा, यानी मोलिकुलर वेट होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2,
ठीक है, ओके। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेपर डेंसिटी है मोलिकुलर जो मास है उसकी हाफ होती है, ओके। या अपन बोल सकते हैं मोलिकुलर मास वेपर डेंसिटी का दुगना होता है। ये चलो ये बात क्लियर हो गई, ये फॉर्मूले क्लियर हो गए तीनों, 4 फॉर्मूले। अब अपन आते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, यानी देखो परसेंट बाय मास, यानी W बाई डब्ल्यू दे रखा हो, W बाई वी दे रखा हो, W बाई जो V बाई वी दे रखा हो, तो इनको क्या फॉर्मूला होगा, कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। पहली बात करें परसेंट बाय मास यानी W बाई डब्ल्यू की, तो जो वेट है सोल्यूट का वेट बटा सॉल्यूशन का वेट अपन अगर डाल दें हैं तो अपने पास W बाई डब्ल्यू आ जाएगा, यानी परसेंटेज बाई वेट निकल के आ जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात बताऊं, परसेंट W बाई डब्ल्यू, W बाई डब्ल्यू यानी W सोल्यूट का बटा सॉल्यूशन। देखो पहली बात याद रखना, आपको ऊपर सोल्यूट लेना है और नीचे सॉल्यूशन लेना है, ये बात क्लियर होगी। अगर पूछे W बाई डब्ल्यू तो यानी W बाई डब्ल्यू लिख दिया, ऊपर सोल्यूट बटा सॉल्यूशन। पूछ रहा है W बाई वी, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ठीक है। W बाई वी तो यानी W सोल्यूट, वेट, W का मतलब वेट है, सोल्यूट का वेट बटा जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम, ओके। V बाई वी पूछे तो V किसका, ऊपर लिखोगे सोल्यूट का और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ओके। यहां तक क्लियर होगी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये तीनों क्लियर हुई। इसके बाद में अपन बात करें पीपीएम और पीपीबी की, पार्ट पर मिलियन। तो मिलियन क्या होगा, 10 की पावर 6 होता है, और बिलियन क्या होता है, 10 की पावर क्या होता है 9, ओके। यहां तक क्लियर। अब देखो पार्ट पर बिलियन 10 की पावर 9 होगा और पार्ट पर मिलियन 10 की पावर 6 होगा, तो इसको कैसे लिखोगे आप, यानी ऊपर वही सोल्यूट बटा सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बटा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 कर दो, मिलियन है तो, और बिलियन है तो 10 की पावर 9 कर दो। अरे ये फॉर्मूला तरीके से याद हो रहा है ना, परसेंट बाय मास, W बाय डब्ल्यू, ऊपर सोल्यूट बटा सॉल्यूशन, सोल्यूट बटा सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट बटा सॉल्यूशन जो पूछ रहा है वही लगाओ, W बाय डब्ल्यू यानी वेट ऑफ सोल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, W बाय V वेट ऑफ सोल्यूट बटा वेट ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। V बाय V तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बात क्लियर हुई, यानी सोल्यूट बटा सॉल्यूशन आएगा, ओके, सोल्वेंट नहीं आ रहा है यहां पे, ओके। अब देखो एक बात और बता दूं कंसंट्रेशन टर्म्स में, कि जो यहां पे जिस जिस टर्म में वॉल्यूम आ रहा है ना, जिस जिस टर्म में वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होगा उस पे, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है उसका टेम्परेचर का उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये देखो W बाई डब्ल्यू, इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो यानी नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये बात है। कौन, W बाई डब्ल्यू। अगर जिसमें भी वॉल्यूम आ गया, यहां पे लिख दूं, अगर जिसमें वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये बात याद रख लो। वॉल्यूम यहां पे लिख देता हूं, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में आ रहा है, इसमें भी वॉल्यूम है, इसमें भी वॉल्यूम है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, बट इसमें वॉल्यूम नहीं है फॉर्मूला में। यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी जो टर्म है W बाई डब्ल्यू या W बाई वी, कौन सी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, कौन सी नहीं। तो जिसमें W बाई डब्ल्यू है ना, यानी जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, और जिसमें वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मोलिलिटी, मोलिडिटी, उनमें भी अपन ये चीज देखने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे काम आएगा कि जिसमें वॉल्यूम आ गया, जिस भी फॉर्मूला में वॉल्यूम आ जाए ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है, ये बात कान खोल के याद रखो, ठीक है। अपन एक फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का और देख लेते हैं इसमें, फिर अपन मोलिलिटी, मोलिलिटी उन पे चलने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन को अपन जो काई है x मान लो, यहां पे इस x से डिनोट किया है मैंने। मान लो कोई कंपाउंड है, सॉल्यूशन हो गया A प्लस बी का, ठीक है, सोल्यूट सॉल्वेंट हो गए। अब आपको मोल फ्रैक्शन A का निकालना है, A का मोल फ्रैक्शन, इस A का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, जो A के मोल्स हैं, मैंने बोला था स्मॉल n को मोल बोलूंगा मैं, यहां पे पहले बताया हुआ था, स्मॉल n को मोल को स्मॉल n से डिनोट करने वाला हूं। जो A के मोल्स है बटा A के मोल्स प्लस B के मोल्स, यानी जो टोटल मोल है वो, तो x A क्या हो जाएगा, A के मोल बटा टोटल मोल, एक्स बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी का मोल फ्रैक्शन एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बटा मोल फ्रैक्शन टोटल, ठीक है। एन ए प्लस एन बी क्या है भाई, ए और बी दोनों के मोल यानी टोटल मोल, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको। अब बात करें कि एक्स ए बाई एक्स बी कर ले, यानी मोल फ्रैक्शन
ए का और बी का डिवाइड करें तो Na/Nb आता है। इन दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड करके ये बनाया हुआ है, सिंपल सी बात है। एक बात और याद रखना, जो मोल फ्रैक्शन है, किसी कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन है, उसमें 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, सबका जो योग होगा ना मोल फ्रैक्शन का, वो 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इनकी रेंज अपन बोल सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है, ए का हो चाहे बी का हो सी का हो, है ना, उसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में। तो यहां पे मैंने डिनोट भी कर दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूं, क्वेश्चन सीधा सोल्व होगा उससे, ठीक है। अगर आपके पास परसेंटेज एलिमेंट की दी हुई हो, आपको एटॉमिक वेट पूछ ले, नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, ठीक है, इनके लिए फॉर्मूला है एक, परसेंटेज कंपोजिशन पूछ ले। देखो, अगर आपको किसी एलिमेंट की परसेंटेज पूछे तो आप क्या करोगे, एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ एटम्स, जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ उसमें कितने एटम्स है, बटा मॉलिक्यूलर मास, उस मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, इंटू 100। जो एलिमेंट दिया हुआ है वो उसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है। अगर आपको परसेंटेज पूछ रहा है तो आप ऐसे कर लो, अगर आपको एटॉमिक वेट पूछे तो इसे यहां पे और इसको यहां पे कर देंगे, ठीक है। वो तो इंटरचेंज करना फॉर्मूला आता है आपको। ये बात होगी एलिमेंट की, परसेंटेज एलिमेंट वाला फॉर्मूला याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सिंपली सोल्व हो जाएंगे। ओके, अब देखो मोलिलिटी, मोलिडिटी, परसेंटेज, प्यूरिटी, इन सब के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। यहां तक नोट करो पहले इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। ओके, अब बात करते हैं मोलरिटी, मोलिलिटी और नॉर्मलिटी की। सिंपल, अगर मोलरिटी की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, मोलरिटी क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के मोल है वही तो है, 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट के कितने मोल है, वो होगी मोलरिटी। अब इसके फॉर्मूले सारे बता देता हूं। जो मोलरिटी है उसको कैपिटल एम से अपन ने डिनोट किया है, कैपिटल एम जहां पे भी लिखा हुआ होगा यहां पे वो मोलरिटी होगा। और एक बात और बता दूं, यहां अपन ने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें ए तो मैंने सॉल्वेंट के लिए लिखा है और बी वहां लिखा है सोल्यूट के लिए। तो जहां पे भी बी लिखा हुआ मिले, जैसे यानी MMB यानी मोलिकुलर मास ऑफ बी यानी सोल्यूट का मोलिकुलर मास हो गया ये, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। सोल्यूट के लिए बी यूज किया है और सोल्वेंट के लिए ए यूज किया है, ये बात क्लियर हुई। एनसीईआरटी में भी जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वहां पे सोल्यूट के लिए बी है और सोल्वेंट के लिए ए है, ठीक है। एनसीईआरटी बेसिस पे चल रहे हैं अपन। तो पहला फॉर्मूला मोलरिटी का, कि जो सोल्यूट के मोल है बटा वॉल्यूम लीटर में, वो हो गया मोलरिटी। या अपन जो सोल्यूट का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है अपन बात करें, जो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है वो लीटर की जगह अपन ml में ले लें तो आपके पास सोल्यूट अब बात करते हैं मोलरिटी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी की। बेसिक मोलरिटी होती क्या है कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल है, वही तो मोलरिटी है। अब देखो यहां पे मैंने एक चीज यूज किया है, एक आपके पास सॉल्यूशन है उसमें ए तो है सोल्वेंट और बी है सोल्यूट। जैसे यहाँ पे MMB लिखा है यानी मोलिकुलर मास ऑफ बी क्या है, सोल्यूट का, तो सोल्यूट का मोलिकुलर मास, यहाँ पे बी यूज किया है सोल्यूट का, बी सोल्यूट के लिए और ए है सोल्वेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए। जो एनसीईआरटी है उसमें भी यही दे रखा है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले देखते हैं मोलरिटी के। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया है, ये बात क्लियर हुई। यानी मोलरिटी होती है सोल्यूट के मोल बटा जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लीटर में। अगर ml में लेते हैं आप वॉल्यूम तो आपको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात क्लियर हुई। अब देखो जो सोल्यूट के मोल है ना, ये n किससे डिनोट किया था, मोल से। अब जो सोल्यूट के मोल है, मोल क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट, पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो वेट बटा मोलिकुलर वेट लिख लिया अपन ने इंटू 1000 बटा वॉल्यूम इन ml, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए मोलरिटी के। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ हो परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V और आपको मोलरिटी पूछे, तो भाई अगर मेथड से करोगे ना आप तो बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा हो जाएगा प्रोसेस। सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या, मोलरिटी बराबर परसेंट W/W, जितना दिया हुआ 10%, 20%, 50% जितना दिया हुआ वो लिखो, इंटू डी का मतलब है डेंसिटी, इंटू 10 से गुणा कर दो बटा
मोलिकुलर मास किसका लिखना है, बी का मतलब है सोल्यूट का मोलिकुलर मास लिखना है। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके। दूसरा मोलिडिटी का फॉर्मूला, अगर आपको परसेंटेज W बाई W की जगह परसेंटेज W बाई वॉल्यूम दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, वहां डेंसिटी से मल्टीप्लाई मत करना, फॉर्मूले में आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, मोलिडिटी बराबर परसेंट W बाई V इंटू जो 10 है उससे मल्टीप्लाई बटा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, बी का मतलब है सोल्यूट। ये बात याद रखना, जो परसेंटेज W बाई वी दे रखा हो ना, तब ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे फॉर्मूला में। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। एक बात बता दो आपको, मोलेलिटी है ये, इसको स्मॉल एम से डिनोट किया है, मोलेलिटी को स्मॉल एम से और मोलेरिटी को कैपिटल एम से। तो इन दोनों में कोई रिलेशन होगा? अगर आपको मोलेलिटी देकर मोलेरिटी पूछ ले तो आप क्या करोगे, तब एक फॉर्मूला यूज होगा और वो फॉर्मूला है कैपिटल एम, यानी ये है मोलेरिटी, कैपिटल एम है मोलेरिटी। ओके, जो स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम दे रखा है, ये है मोलेलिटी। ओके, ये मोलेलिटी कौन सी वाली, ये वाली मोलेलिटी है स्मॉल एम। अगर आपको मोलेलिटी दिया हुआ हो और मोलेरिटी पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना, क्या है, मोलेरिटी दिया हुआ हो या मोलेलिटी दिया हुआ हो तब ये फॉर्मूला यूज कर लेना। कैसे, मोलेरिटी बराबर ये स्मॉल एम मोलेलिटी इंटू डी डेंसिटी इंटू 1000 बटा मोलेलिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट का मोलिकुलर मास प्लस 1000 कर देना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर मोलेरिटी दी हो, दोनों में से एक दिया हो और दूसरा पूछे तब यूज कर दो, सीधा आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन मोलेलिटी पे। मोलेलिटी क्या है, स्मॉल एम से डिनोट किया है, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, जो रिटी है मोलेरिटी, उसमें तो 1 लीटर सॉल्यूशन में किया था अपन ने काम, यहां पे मोलेलिटी में 1 किलोग्राम सोलवेंट, ठीक है, वहां पे सॉल्यूशन था, यहां पे सोलवेंट है, ये बात ध्यान रखना। 1 किलोग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट सोल्यूट के कितने मोल हैं, वही आपकी मोलेलिटी होगी। मोलेलिटी स्मॉल एम से अपन ने डिनोट किया, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला हो गया, जो मोल है सोल्यूट के बटा जो वेट होगा सॉल्वेंट का किलोग्राम में। ओके, अगर आप यहाँ पे ग्राम में लिखोगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस जो ये है क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, मोल ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। सही कर देता हूं इसको, ये बी है। ओके, और इसको वैसे के वैसे लिख दिया। ये बात क्लियर हुई। अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया जाए, जैसे अपन ने पहले किया था XA/XB, अगर मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए और मोलेलिटी पूछा जाए तो कैसे यूज करोगे, उसके लिए भी फॉर्मूला बनाया हुआ है। जो मोलेलिटी है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ A बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू 1000 बटा MA। A का मतलब है जो सोलवेंट है उसका मोलिकुलर मास, सोलवेंट का मोलिकुलर मास होगा Ma। ओके, ए है क्या है, यहाँ पे सोलवेंट है और बी क्या है, सोल्यूट है। अगर आपके पास XA दे रखा है तब क्या यूज करोगे, XB निकाल लोगे। कैसे, XB क्या होता है, XA प्लस XB एक होता है ना। अरे भाई ये चीज पढ़ाई हुई है आपको कि XA प्लस XB दोनों का योग कितना होता है 1, तो आपको XA पूछे तो क्या लिखोगे 1 माइनस XB, अगर XB पूछे तो क्या लिखोगे 1 माइनस XA। वही यहाँ पे यूज करके इसको बढ़ा दिया, XA बटा 1 माइनस XA इंटू 1000 बटा MA, या XB बटा 1 माइनस XB कर सकते हो। ये सिंपल चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आपको ट्यूशन में दिया हुआ हो और फॉर्मूला सीधा पूछे, कौन सा, कि आपके पास मोलेरिटी दी हुई है और मोलेलिटी पूछ रहा है, ये वाली देखो आपके पास मोलेलिटी पूछे, मोलेरिटी दी हुई हो, यहां पे ये क्या है, ये है मोलेलिटी और कैपिटल एम है मोलेरिटी। ओके, ये फॉर्मूला हो गया, मोलेलिटी बराबर 1000 इंटू
मोलरिटी बटा 1000 इंटू डी का मतलब है डेंसिटी, यहां पे लिख ही देता हूं मैं, डी का मतलब होता है, डी है यहां पे डेंसिटी जो क्वेश्चन में दी हुई होगी, इंटू मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या लिखोगे? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अपन आते हैं नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी क्या होती है? 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहां पे देखो, नॉर्मेलिटी 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वही नॉर्मेलिटी होगा। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ई सोल्यूट, ई का मतलब है यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम लीटर में लिखना है, बराबर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट, बी क्या है? सोल्यूट है, वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर आपको रेडॉक्स में बता दूंगा, एन फैक्टर जनरली क्वेश्चंस के थ्रू आपको निकालना सिखा दिया जाएगा या बता दूंगा मैं, ठीक है। एन फैक्टर जनरली ड्रॉपर बच्चों को आता है, ठीक है, ये रिवीजन कोर्स है, फुल डिटेल में तो आपको एन फैक्टर पढ़ाया नहीं जाएगा, रेडॉक्स में आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो एन फैक्टर बटा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब जो नॉर्मेलिटी के और फॉर्मूले है ना वो बता रहा हूं आपको, तब तक ये देखो बेसिक फॉर्मूले, मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी के बेसिक फॉर्मूले आप नोट करो, ओके। तो यहां पे बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी होती है जो ग्राम इक्विवेलेंट है सोल्यूट के बटा जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लीटर में लेना है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें नॉर्मेलिटी के लिए? ई तो अपन ने लिख लिया स्मॉल ई, अब स्मॉल ई को जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसे कैसे निकालेंगे अपन? तो ये होगा जो सोल्यूट का वेट है बटा कैपिटल ई, कैपिटल ई को यहां पे डिनोट किया है इक्विवेलेंट वेट से। अब देखो, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट से आपका ग्राम इक्विवेलेंट निकलाएंगे, पर सर जो ये कैपिटल ई है यानी इक्विवेलेंट वेट वो भी तो पता नहीं है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? इसके लिए फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर मास सोल्यूट का बटा एन फैक्टर। देखो ये जो फॉर्मूले है ना रेडॉक्स में भी काम आएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन है जो अलग चैप्टर है जो, उसमें भी ये फॉर्मूले काम आते हैं इक्विवेलेंट वेट वाले, और सारे ट्राइट्रेशन वगैरह इसमें अपन यूज करेंगे इनको, तो पहले इनको देख लो आप। तो जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होगा? मोलिकुलर मास सोल्यूट का बटा एन फैक्टर। ये तो एन फैक्टर निकालना आप सीख लिए होंगे या रेडॉक्स में आपको बता दिया जाएगा। जो मोलिकुलर मास है सोल्यूट का वो बटा एन फैक्टर, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। चलो ये बात होगी। अब जो नॉर्मेलिटी का अगर फॉर्मूला अपन बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? वेट, जो सोल्यूट का वेट है बटा सोल्यूट का मोलिकुलर मास इनटू एन फैक्टर बटा वॉल्यूम इन लीटर, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया एक, ठीक है। दूसरी वेट बटा मोलिकुलर वेट सोल्यूट का, तो ये क्या हो गया? मोल हो गए ना, तो ये एक फॉर्मूला और बन गया इससे, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले हो गए। अगर आपको परसेंटेज W/W या परसेंटेज W/V दे के नॉर्मेलिटी पूछे तब कैसे आप फॉर्मूले बनाओगे? तो नॉर्मेलिटी बराबर परसेंट W/W इंटू 10, अगर सॉरी W/V इंटू 10, अगर W/V दे रखा है तो डेंसिटी से यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर W/W दे रखा है तो आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे ये D है डेंसिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर परसेंट W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 बटा EB। EB का मतलब है जो सोल्यूट है उसका इक्विवेलेंट वेट, सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? मोलिकुलर मास सोल्यूट का बटा सोल्यूट का जो एन फैक्टर है वो होगा। देखो सिंपल स्पीसीज के लिए जो चार्ज हो गया ना ऊपर, वो वैलेंसी चार्ज हो गया ना, वो एन फैक्टर हो जाता है, सिंपल, ये बात सिंपल की है, ठीक है। और कुछ अपवाद भी होते हैं इसमें, वो सारे रेडॉक्स में बता दूंगा मैं, ठीक है। सिंपल बात करें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में जो है क्या रिलेशन है? वो होता है नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ओके। तो ये बात होगी। अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे जाते हैं, वो है परसेंटेज प्यूरिटी। किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज प्यूरिटी पूछे तो आपको क्या करना है? जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है उसका मास बटा टोटल मास सैंपल का, रिएक्टेंट का मास टोटल मास सैंपल का, ये कर दोगे तो परसेंटेज प्यूरिटी आ जाएगी। सेकंड अपन बात करें परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे आप? अगर आपको मोल दिए हुए हैं तो परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो, अगर
मास दिया हुआ है तो उससे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? परसेंटेज यील्ड निकालना है तो एक्चुअल मोल लेने हैं प्रोडक्ट के बटा एक्सपेक्टेड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के एक्चुअल मोल्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं ना भाई, इतने मोल बने और कौन सी रिएक्शन से बने। अब उस जो रिएक्शन है उससे कितने बनने चाहिए वो है एक्सेप्ट, जो एक्सपेक्टेड, यानी कोई रिएक्शन दे रखी A+2B मान लो, उस रिएक्शन से कितने बनने चाहिए वो होंगे एक्सपेक्टेड। और क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? क्वेश्चन में दिए हुए 4 मोल और जो रिएक्शन है उसके बेसिस पे बननी चाहिए 2 मोल, तो एक्सपेक्टेड 2 हो गए और एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं 4 मोल तो वो होंगे। ठीक है, अब वैसे ही आपको एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट बटा एक्सपेक्टेड मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो एक्सपेक्टेड मास है और एक्सपेक्टेड मोल्स है ये कैसे निकालोगे? जो स्टाइकियोमेट्री पढ़ाऊंगा ना अब, उससे आप एक्सपेक्टेड मोल्स रिएक्शन को देख के आप बता सकते हो कि इसमें इस कंपाउंड के इतने मोल बनेंगे, या इसका इतना वॉल्यूम बनेगा, इसका इतना मास बनेगा, वो सब आप उससे सीख जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देंगे उसके बेसिस पे आप सब सीख जाओगे। ठीक है, पर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब अपन बात करें मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की। मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। चीज देखो, यहां पे मैं C6H12O6 लिखता हूं। अगर मैं इन कंपाउंड्स में 6 का भाग दे दूं तो C1H2O1 यानी CH2O बना। अब देखो यहां पे C6H12O6 ये तो है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, और CH2O ये क्या है? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये CH2O ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये जो है ये है मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, अब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है और एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो N से गुणा कर दो। अब ये N क्या है? यहां पे N मोल नहीं है, याद रखना। यहां पे जो ये N है ये N ये है। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मास होगा ना, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास बटा एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, इनका जो रेशियो आएगा वो होगा N। ठीक है, ये इस N को आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से गुणा करके मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलिकुलर फॉर्मूला का मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है और मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, तो आप पहले क्या करोगे? मोलिकुलर फॉर्मूला का मास में एम्पेरिकल फॉर्मूला का भाग दोगे, जो संख्या आएगी वो N होगी। इस N को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला जाएगा। यहां पे जो N है, इस फॉर्मूला में जो N होगा ये N होगा क्या? 6 हो जाएगा N। अब इस 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करो तो मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाता है। तो ऐसे ये मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो। ये बात हो गई। आगे अपन बात करें ग्राम इक्विवेलेंट की। देखो यहां पे भी मैंने नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट ई के बारे में बताया। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले एक बार एक साथ बता देता हूं, रेडॉक्स में टाइट्रेशन में भी काम आएंगे ये सारे। ये जो सारे फॉर्मूले एक जगह लिख दिए मैंने बना बना के। तो स्मॉल ई का मतलब क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। कैपिटल ई का मतलब इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलिकुलर मास बटा क्या, या फिर सबसे पहले बताया था ये एन फैक्टर। ठीक है, मोलिकुलर मास बटा एन फैक्टर से आप कैपिटल ई निकाल सकते हैं। ओके, ये बात होगी। अब देखो जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में, या ग्राम इक्विवेलेंट अपन बात कर सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल गुणा एन फैक्टर से भी निकाल सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट को आप निकाल सकते हो वेट बटा मोलिकुलर मास इनटू एन फैक्टर से, या आप निकाल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट को मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो देखो ये सिंपल सिंपल सारे फॉर्मूलाज हो गए। अब एक स्लाइड में फॉर्मूलाज और बता देते हैं आपको, उसके बाद में जो रूल्स हैं और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वगैरह ये हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लगभग सारे एनसीईआरटी से बाहर के पीवाईक्यूज के भी सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तक नोट करो। स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कंपाउंड का फॉर्मूला, डाइल्यूशन, मिक्सिंग, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको। मान लो कोई रिएक्शन है, अब उस रिएक्शन को आप बैलेंस करो,
उसके एटम्स को बैलेंस कर लो। सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, या आपको बैलेंस की हुई रिएक्शन मिलेगी, नहीं मिले तो आपको बैलेंस कर लेना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे अपन 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देखो इन जो ये कंपाउंड है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रो, ये वाटर H2O, ये H2, इनके आगे जो ये संख्या लिखी हुई है ना, यही है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसका 2 है, इसके आगे 1 मान लिया। ओके, तो ये है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मैं एक बात बताऊं, बैलेंस रिएक्शन होगी ना आपके पास ऐसी दी हुई, अगर इसके मोल लिखना हो ना, मोल मोल, तो आप क्या लिखोगे, इस H2 के है ना 2 मोल होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप मोल बोल सकते हैं। इस O2 के कितने हो गए, 1 मोल हो गए, H2O के 1 मोल हो गए। ठीक है, ये है मोल। ठीक है, मोल मोल। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो भी हो गया 2 मॉलिक्यूल, इसके 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल, ये हो गए मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर हुई ना। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की, तो ये 2 लीटर, ये 1 लीटर, ये सॉरी 1 नहीं यार, ये 2 था ना, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना था 2 लीटर। ओके, ये 2 लीटर। कहने की बात है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना किसी बैलेंस रिएक्शन का, संतुलित रिएक्शन का, बैलेंस रिएक्शन का, जिसमें सारे एटम बराबर हो। ठीक है, बैलेंस करना है रिएक्शन को, उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो मोल भी होंगे रेशियो में, मॉलिक्यूल भी रेशियो में होगा, और लीटर भी, जो वॉल्यूम है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर आप क्वेश्चन दिया जाए 2H2 प्लस 1O2 प्लस 2H2O रिएक्शन दी हुई है, इसमें H2O के कितने मोल बनेंगे, तो 2 मोल बनेंगे। H2O के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और 2 लीटर। ये बात क्लियर हुई। एटम्स अलग अलग हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, मोल मॉलिक्यूल लीटर सेम होंगे, एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। इसमें तो भाई फिर एटम्स अलग अलग है। H2 के 2 मोल्स और O2 का 1 मोल कंबाइन होकर H2O के 2 मोल बना रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके पास कि H2 के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल मिलके कितने मोल H2 बनाएंगे, तो 2 मोल। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही मोल होंगे, मॉलिक्यूल भी वही होंगे, और वॉल्यूम भी वही होगा। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको समझ में आया होगा, आया समझ में? चलो ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की। एक टर्म आती है लिमिटिंग रिएजेंट, क्या है, कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताऊं। लिमिटिंग रिएजेंट आपको कैसे निकालना है, जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हो आपको किसी क्वेश्चन में, उसमें आप जो आपके पास बैलेंस रिएक्शन है ये, इसमें जो ये 2 1 2 ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, इसका भाग दे दो। अगर संख्या सबसे कम आए, जिसमें संख्या सबसे कम आए वही तो लिमिटिंग होगा। ऐसे निकाल सकते हो LR, या आप ग्राम इक्विवेलेंट से भी निकाल सकते हो, जिसके सबसे कम ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वही तो लिमिटिंग होगा। अरे लिमिटिंग का मतलब है सबसे कम होगा जो, भाई मान लो आपके पास कोई H2 है 20 मान लो, और ऑक्सीजन है 5, तो क्या जो H2O है वो कितने बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे भाई, ऑक्सीजन 5, यानी 2 H2 है ना, 2 मोल H2 और 1 मोल ऑक्सीजन मिलके 2 मोल H2O बनाते हैं। तो ये तो 20 है और ये 5 है। मान लो यहां पे दिए हुए हैं ये 20 मोल दिए थे अपन को, और ये 5 मोल ही दिए हुए हैं। तो भाई क्या ये 20 और 5 मिलके क्या ये 20 बना देंगे, नहीं। देखो इसमें जितने यूज करने होते हैं ना, ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन लिमिटिंग हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 10 मोल H2O ही बनेंगे। इसके जो 10 मोल है वो बचे हुए रह जाएंगे, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ऑक्सीजन। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट की अपन बात कर रहे हैं, LR कैसे निकालोगे। यहाँ पे मान लो कोई रिएक्शन है A + 2B गिव्स C, ठीक है, दिए हुए हैं 4 मोल A के दिए हुए हैं और 6 मोल दिए हुए हैं B के। यहाँ पे LR निकालना है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, कौन सा है, A है या B है। तो मैंने बताया लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो मोल है, मोल बटा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक इसका कितना है, 1 है बटा 1, इसका मोल कितना है 6, इसका स्टोइकियोमेट्रिक 2। अब बताओ इसका तो 4 आ रहा है और ये आ रहा है 3,
तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट 2 है, और जो रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, उसके हिसाब से रिएक्शन चलेगी, यानी वो जितना है उतने तक चलेगी, बाद में लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई रिएक्शन की। ठीक है, आगे प्रोसीड नहीं करेगी, यानी इसके 3 मोल तक ही रिएक्शन चलेगी। अगर इसके 3 मोल से ज्यादा होते तो अपन देखते कि कौन सा लिमिटिंग है फिर। ठीक है, यानी अगर मेरी बात सुनो, जो रिएक्शन है उसमें कौन सा लिमिटिंग है, यानी ये लिमिटिंग है या ये लिमिटिंग है, कैसे निकालेंगे? जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं उनमें स्टोइकियोमेट्री का आपको डिवाइड करना है, तब आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। कैसे आएगा? जो सबसे कम वैल्यू आएगी ना, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलो, ये बात स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लिमिटिंग रिएजेंट की होगी। अब एक क्वेश्चन के थ्रू अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गैस कंटेन करती है 30.5% नाइट्रोजन और बाकी की है उसमें ऑक्सीजन। देन सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, देन फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आप कैसे निकालोगे? इसके लिए 3-4 स्टेप्स बताता हूं। पहले आप क्या करो, आपको जो परसेंटेज दे रखा है उसको लिख लो। 30.5% नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिख लिया अपन ने। 30.5% दे रखा है किसका? नाइट्रोजन का। तो 100 में से कितना बचा? 69.5 ही बचा ना, यानी 100 माइनस 30.5, तो ये कितना बचा? 69.5 ही तो बचा। तो ये बचा हुआ ऑक्सीजन का रह गया। ये बात क्लियर हुई? अब देखो, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो इसका मोलिकुलर मास होगा ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का, उसका परसेंटेज में भाग देना है। यानी इसका 14 था तो इसका 14 से भाग दे दिया अपन ने, और इसका हो गया 16, तो 16 से अपन ने भाग दे दिया। ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14। ये बात क्लियर हो गई आपको? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, भाग दे दिया तो इसका वैल्यू आया 2.17 और इसका 4.34। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में? पहला स्टेप हो गया कि इसके मोलिकुलर मास का भाग देना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये दोनों वैल्यू आए ना, इसमें से सबसे कम वैल्यू का सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2.17। अब इस 2.17 का दोनों में भाग दे दो। 2.17 यहां पे कर देते अपन, 2.17 और 4.34 बाई 2.17। अब देखो भाग दे दो, तो इसका वैल्यू आया 1 और इसका वैल्यू कितना आया? 2। सही है, क्लियर हो गया? यानी पहले क्या करना है, जो परसेंटेज दे रखा है उसको लिख लिया, फिर उसके मोलिकुलर मास से भाग दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ, मोलिकुलर मास से भाग देने के बाद में जो संख्या आई ना, उन दोनों में देखना है, दोनों 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो सबसे कम वाली का सब में भाग देना है। सबसे कम वाली 2.17 है, 2.17 का सब दोनों में भाग दे दिया। तो जो वैल्यू है इसकी आई 1 और इसकी आई 2, यानी नाइट्रोजन की आई 1 और ऑक्सीजन की आई 2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, वो नाइट्रोजन की तो 1 है और ऑक्सीजन की कितनी है? 2 है। तो ये फॉर्मूला आ गया NO2। ठीक है, इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन आए तो इस प्रकार आप फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, सिंपल ये बात हो गई, आपको लर्न होगी ये बात। ठीक है, कैसे 3 स्टेप याद करना है भाई। यहाँ पे इसको पॉइंट एट कर, इससे लिख देता हूं, 2.17 का भाग देना है, 2.17 का भाग देना है। पहला स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप ये करना है, तीसरा ये हो ही गया। यानी परसेंटेज लिखना है, उसके बाद में मोलिकुलर मास का भाग देना है, फिर सबसे कम वाली संख्या का भाग दे देना है मोलिकुलर मास का भाग देने के बाद। ठीक है, उसी में ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद में अपन आते हैं एक पॉइंट पे, वो है डाइल्यूशन और मिक्सिंग का। अगर आपके पास डाइल्यूशन किया हुआ हो, यानी किसी कंपाउंड में वाटर ऐड किया हुआ हो, तब आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के लिए? तो M1V1 और M2V2, M1V1 बराबर M2V2, ये तो है डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला मोलरिटी का। और नॉर्मेलिटी का हो गया N1V1 बराबर N2V2 कर दो आप। आपके पास यहां पे या तो नॉर्मेलिटी N1 गायब होगी, N2 गायब होगी, तो कैसे भी आप निकाल सकते हो दोनों को। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपके पास मिक्सिंग हो जाए, यहां पे मैं बता देता हूं अच्छे से, अगर कंपाउंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो कंपाउंड की मिक्सिंग में 2 कंडीशन बन सकती है। एक तो जो कंपाउंड है वो रिएक्ट कर जाए आपस में, या कंपाउंड रिएक्ट नहीं करे। अगर कंपाउंड रिएक्ट करता है तो अलग कंडीशन होगी, और नॉट रिएक्ट है
तो अलग कंडीशन होगी। अगर कंपाउंड्स रिएक्ट नहीं करते हैं तब आपको क्या चेक करना है, जो ग्राम इक्विवेलेंट है, जो मिक्सचर है आपके पास एसिड और बेस का, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। जो भी कंपाउंड है, एक और दोनों कंपाउंड्स के, फर्स्ट और सेकंड जो कंपाउंड है उनकी ग्राम इक्विवेलेंट लेना है तुम्हें, ठीक है। मेरी बात सुनो, अगर रिएक्ट नहीं करता है कंपाउंड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए और बी कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ये सही रहेगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। ए और बी आपके पास कोई कंपाउंड है तो उसके ए के ग्राम इक्विवेलेंट और बी के ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के ले लिए। अब क्या करना है, नॉर्मलिटी निकालना है ना, तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को जोड़ लिया और इनका जो वॉल्यूम है ना भाई, ए का और बी का दोनों का वॉल्यूम जोड़ लो। क्या करो, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट बटा टोटल वॉल्यूम कर दोगे ना तो नॉर्मलिटी आ जाएगी। अब नॉर्मलिटी से तो मोलरिटी वगैरह सब कुछ निकालना पुराने जो फॉर्मूलेज है उनमें बता ही चुका हूं, सिंपल, ठीक है। तो अगर देखो पहले अपन पढ़ते थे m1v1 प्लस m2v2 बराबर mr/v/r, वो वाले फॉर्मूले मोनो के लिए लागू होते हैं, डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, फोर्थ चार के लिए आ जाए इक्विवेलेंट, ठीक है। तो वैसे ये पूरे लागू नहीं होंगे वहां पे वो ओनली वन कंडीशन के लिए लागू होते हैं, m1v1 प्लस m2v2 बराबर mr/v/r या m1v1 प्लस माइनस m2v2 बराबर mr/v/r, ठीक है। वो वाले जो ये फॉर्मूले है m1v1 प्लस माइनस m2v2 बराबर mr/v/r, ये भी फॉर्मूले हैं, यूज कर सकते हो तुम इनको, और ये कुछ ही कंडीशन में लागू होंगे। तो अपन फायदा रहेगा कि अपन एक स्पेशल तरीका देख लें उससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले होते हैं तो ये लागू नहीं करने हैं, पर अपने को बेसिक देखना है कि चीजों का बेसिक क्या है, ठीक है। बेसिक होगा, आपको ग्राम इक्विवेलेंट लेने हैं तो नॉर्मलिटी निकाल लो। फिर आप कैसे, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट बटा टोटल वॉल्यूम, ये बात हो गई। अगर आपके पास जो मिक्सचर है वो रिएक्टिंग है, ये इसकी बात कर लेते हैं अपन, रिएक्टिंग मिक्सचर की। अगर मिक्सचर रिएक्टिंग है तब क्या करोगे, मान लो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ये दोनों है, यानी ए और बी मान लो आप। तो इसमें से देखना है किसके ग्राम इक्विवेलेंट कम है। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे उसी के हिसाब से रिएक्शन चलेगी और वो ही आपका एलआर होगा। तो क्या करना है आपको, जो ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है यानी मोर ग्राम इक्विवेलेंट माइनस लेस ग्राम इक्विवेलेंट करना है। मोर ग्राम इक्विवेलेंट में से लेस ग्राम इक्विवेलेंट कर देंगे तो लेफ्ट बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएंगे। ये आपको करना है। इसमें क्या करना है, अगर कोई मिक्सचर है वो रिएक्टिंग है तो जो ग्राम इक्विवेलेंट आप देख रहे हो उस ग्राम इक्विवेलेंट को लेना है। ज्यादा वाले ग्राम इक्विवेलेंट सीधा है, एसिड माइनस बेस, बेस माइनस एसिड, कुछ नहीं करना, सीधा देखो ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट कौन से, उनमें से कम वाले ग्राम इक्विवेलेंट को घटा दो, ठीक है। अब बचे हुए जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना वही यूज आएंगे। ये जो बचे हुए लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट, तो इनको यूज करना है। इनको कैसे यूज करोगे, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या बेस, क्या पता है एसिड का बचा या बेस का, लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट। जो बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट है ये वाले, इनको बटा आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम घटाना नहीं है, वॉल्यूम घटाना नहीं है, वॉल्यूम हमेशा ऐड होगा, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा ऐड होगा भाई, दो कंपाउंड मिला रहे हैं तो यार वॉल्यूम तो ऐड ही होगा ना, वॉल्यूम घट थोड़ सकता है। ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शन कर सकते हैं, वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाली चीज है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, उस पर क्वेश्चन नहीं आते इतने, तो वो चीज अलग है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो अगर रिएक्टिंग मिक्सचर है तो इस प्रकार आप उसके नॉर्मलिटी निकालोगे और नॉर्मलिटी निकालने के बाद में सबको सिंपल हो जाएगा। नॉर्मलिटी, मोलरिटी और एन फैक्टर से आप इससे नॉर्मलिटी और एन फैक्टर निकाल के मोलरिटी निकाल लो, सबको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मिक्सिंग और मिक्सचर वाले रिएक्टिंग में कैसे करना है, नॉन रिएक्टिंग में कैसे करना है। रिएक्ट कर रहे हैं
तब बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट लेने हैं, और रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट लेने हैं। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तो यहां तक इसको कवर करो, फिर अपन कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स और फॉर्मूलास देखते हैं। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फाइनल अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये चार लॉ पढ़ने वाले हैं। इनमें से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। चौथा लॉ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर इससे पीवाईक्यू आए हुए हैं, तो ये भी अपन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला अपन करने वाले हैं। तो पहला होगा अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास का कंजर्वेशन करना है अपन को। मास ऑफ रिएक्टेंट होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में लागू नहीं होगा, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन नॉट फॉलो, कहां पे फॉलो नहीं होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन होंगी उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मास से क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना मास, तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर जो विस्फोट होते हैं उनमें लागू नहीं होता है। ये बात क्लियर होगी। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसमें क्या है कि मास का परसेंटेज सेम होना चाहिए। कोई कंपाउंड है उसका मास परसेंट अपन को सेम करना है, ये बोलता है कांस्टेंट कंपोजिशन वाला लॉ। इसका मतलब ये जो लॉ है, पहली बात बताऊं, ये प्राउस्ट ने दिया था और 1799 में दिया था। इसकी जो थ्योरी है, स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट याद रखो। स्टेटमेंट क्या है, ये केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। यानी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होगी कि सेम फिक्स प्रोपोर्शन होगा मास का, यानी अपन को मास परसेंट सेम रखेंगे। इसमें मेन चीज क्या है कि जो मास परसेंट है ना वो सेम रहेगी। ओके, ये बात होगी किसकी, कांस्टेंट कंपोजिशन वाली थ्योरी होगी इसकी। अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं, डिमेरिट्स देखते हैं। जो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है ये किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, आइसोटोप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे C2H6O दे रखा है। इस कंपाउंड को देखो, C2H6O, यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे C2H5OH, इस कंपाउंड में देखो, इसमें भी कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 है। दूसरा है आपके पास CH3OCH3, इस कंपाउंड में भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इनमें ये जो कंपाउंड है ये डिफरेंट है। इसका मास परसेंट तो सेम हो सकता है पर कंपाउंड डिफरेंट है। भाई कंपाउंड फिक्स, सेम फिक्स प्रोपोर्शन में मास होना चाहिए और सेम एलिमेंट कंबाइन करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, मास का परसेंटेज सेम है, कंपाउंड क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो ये इसका डिमेरिट हो गई ना, ये फॉलो नहीं कर रहा है इस रूल को। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाले, ठीक है, इसमें मास परसेंट सेम होगा। ये बात किसमें थी, कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लो है उसमें। ठीक है, ये बात होगी। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को देखो। इसमें क्या करना है, जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे ना वो सिंपल रेशियो में हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा आपको स्टेटमेंट क्या होगी, टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनेंगे। देन फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, यानी इसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दें और ऑक्सीजन का फिर सिंपल रेशियो में आ जाएगा। इसमें कार्बन का मास फिक्स करके ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो में निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ वन एलिमेंट एंड फिक्स्ड मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, इट विल फॉर्म ए सिंपल रेशियो। मतलब क्या है, जैसे H2 और H2O2 है, इसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स करके अपन देखो ऑक्सीजन का मास लिखिए, ऑक्सीजन 8 और यहाँ पे O2 हो गया 16, तो सिंपल रेशियो 1:2 आ गया ना इसका। वैसे काम करें CO और CO2 पे, कार्बन का मास फिक्स किया, कार्बन का क्या किया अपन ने, फिक्स कर दिया मास। अब देखो ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है 16 लिख दिया इसके लिए, CO2 है उसके लिए 32 कर दो आप, यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन ले लो और फिर देखो, फिर रेशियो फिक्स करके ये लिखो लो तो सिंपल रेशियो में आएगा। वैसे ही नाइट्रोजन के लिए अपन कर सकते हैं 1:2 में आएगा ऑक्सीजन का रेशियो, नाइट्रोजन को फिक्स करके फिर ले लो।
फिक्स का मतलब उसके एक फिक्स अमाउंट ले लो, यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन ले ली तो 14 ग्राम नाइट्रोजन, इसमें दोनों में 14 ग्राम नाइट्रोजन ले लो, फिर ऑक्सीजन का रेशियो वहां से निकालो, फिक्स रेशियो आएगा। ये बात होगी मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले लो की। जो इसकी लिमिटेशन है, जनरली अपन बात करते हैं कि जो लो मल्टीपल प्रोपोर्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लागू नहीं होता है। दूसरी बात, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड कौन से, जैसे FeO 0.93 वाला कंपाउंड हो गया ना, ठीक है, तो वैसे कंपाउंड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड कहलाते हैं। जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड यानी फ्रैक्शन में आ जाता है ना, वो 0.93 एक की जगह, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स पर मल्टीपल प्रोपोर्शन का लो लागू नहीं होता है। ये बात क्लियर होगी। अब अपन बात करते हैं जो लास्ट लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर पीवाईक्यू में दिया हुआ है, तो एक एग्जांपल के बेसिस पे इसको करवा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन है, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर से CH2 बना लिया अपन ने और CO2 बना लिया। इस सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 लिया है अपन ने, यहां पे ये लिया। अब आपने कंपाउंड फॉर्म किया कौन कौन सा, एक तो CO2 और दूसरा CH2। अब यहां पे कार्बन का फिक्स है 12। अब देखो ऑक्सीजन का और सल्फर का अपन देखते हैं, यहां से ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो निकालते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो निकालो। यहां पे क्या है, अपन S2 और O2 कितना देखा है, S2 है 64, O2 कितना है 32, ये कितना हो गया 2:1। तो यानी ये सिंपल रेशियो में आ गए ना दोनों, यानी SO यानी ये SO ही हो गया ना सिंपल रेशियो, ठीक है। तो ये सिंपल रेशियो में हो गया, ये होगा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब एक में जो डेसिमल पॉइंट्स वगैरह गुणा भाग करना, वो चीजें सिग्निफिकेंट नंबर, ये चीजें मैं बता देता हूं। लास्ट पॉइंट अपना, तो वहां तक, यहां तक ये नोट करो। लॉ